हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर 9 जनवरी 2023 का है, जो कि फर्स्ट पेपर है आपका हिंदी और संस्कृत का है। तो इसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे भी ज़रूर आप लोग प्रेस करें ताकि कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और भी बहुत सारे जो है वीडियो इस पर डाला गया है और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, जैसे ईवीएस का, हिंदी का, संस्कृत और मैथ्स का। तो आप लोग यदि नहीं देखे तो सारा वीडियो यदि देख के जाएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि सीटेट में जो है क्वेश्चन का जो रिपीट बहुत ही ज़्यादा होता है। जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है वही क्वेश्चन लगभग आपका हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है आपका, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, मतलब कि भारत की जो राजधानी है कहाँ, नई दिल्ली, तो उसके सापेक्ष में आपको बताना है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है की दिशा क्रमशः है। तो आप लोग को जो है मैप का, यानी कि भारत का जो है जिस तरह से उसका नक्शा का जो है थोड़ा बहुत जो है आप लोग को यदि ज्ञान होगा तो आप लोग जो है आसानी से उसे जो है कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है सपोज दैट मान के चलिए इससे होता है। तो इसमें से मान के चलिए यहाँ पे आपका क्या है, दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, उसके बाद आपका यहाँ पे जयपुर हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, लखनऊ हो जाएगा। तो ये आपका दिल्ली हो गया। तो आप यदि दिल्ली के सापेक्ष में यदि आप लखनऊ की बात करेंगे तो ये आपका लखनऊ होगा। ये क्या है, ये आपका लखनऊ है। तो इसके सापेक्ष में लखनऊ किस तरफ हो जाएगा आपका, लखनऊ नीचे तो थोड़ा है, दिल्ली से थोड़ा नीचे है, तो मतलब दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। और आपका ये क्या हो गया, पूरब, यानी कि दक्षिण और किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ हो जाएगा आपका क्या, लखनऊ, दक्षिण पूरब की तरफ लखनऊ आ जाएगा। उसके बाद जयपुर की जब बात करें आप लोग, यहाँ पे आपका क्या है, जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। तो ये आपका जयपुर किधर हो जाएगा, तो जयपुर हो जाएगा आपका किधर, तो नीचे है जयपुर, यानी कि दक्षिण तो होगा और पश्चिम दिशा की ओर है। तो ऑप्शन नंबर 2, जब दिल्ली की सापेक्ष में आप लोग बात कीजिएगा तो लखनऊ हो जाएगा आपका किधर, दक्षिण और पूरब, और जयपुर हो जाएगा आपका दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैप आप लोगों को दिए तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना करके हल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो सारे राज्य की स्थिति आप लोग जो है मैप में एक बार देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। एक अध्यापिका की नियुक्ति जो है महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो एक व्यंजन है जो बना है। तो एक अध्यापिका की नियुक्ति जो है महाराष्ट्र राज्य में होती है और वहाँ पे वह भोजन के बारे में पढ़ा रही है। वह जो है भरली वांगी, क्या, भरली वांगी का उदाहरण देते हुए जो है बता रही है। तो यह एक प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, तो बताना है किस चीज़ से बना हुआ है। तो भरली वांगी, तो भौ से है, वांगी है। तो इसमें ऑप्शन में ठीक उसी तरह से उससे रिलेटेड हम लोग को यदि जो लगता है, यदि उसे हम लोग टिक करेंगे तो बिल्कुल ही सही लगेगा। तो इस चारों ऑप्शन में जो भरली वांगी की तरह कौन सा ऑप्शन लगता है, तो यहाँ पे देखिए भरवा बैंगन से, तो छोटे छोटे भरवा बैंगन से ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है महाराष्ट्र में जो है यह एक प्रकार का व्यंजन है। तो भरली वांगी बनता है, तो वह कैसे बनता है, तो छोटे छोटे भरवा बैंगन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। तो पक्षियों के जो है पंख होते हैं विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, तो पक्षियों के जो पंख होते हैं विभिन्न रंगों, आकार और माप के होते हैं और इन्हें क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। और इसके अलावे जो है उनके जो है पंखों से क्या फ़ायदा होता है, तो आप लोगों को बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, उन्हें गर्म रखने में, विभिन्न तरीक़ों से चलने में, उसके बाद है उन्हें जल रोधक रखने में। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पक्षियों का जो है पंख जो होता है विभिन्न रंगों, आकार और माप के होते हैं। इनसे क्या होता है कि उनको जो है
गर्म रखने में भी जो है पंख जो है क्या करता है, सहायता करता है इस तरह से गर्म रखने में। उसके बाद होता है उन्हें क्या, जल रोधक, यानी कि जल रोधक रखने में। तो इस तरह से पक्षी के जो होते हैं, इस तरह से पक्षी के जो विभिन्न जो पंखों के जो रंग और आकार होते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें गर्म रखने में और उन्हें जल रोधक रखने में जो है पक्षियों को क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है मतलब कि बी और डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो पशु अंडे देते हैं, जो भी पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो आपको बताना है कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती है। जैसे पहला ऑप्शन है उनके बाहरी कौन एवं शरीर पर बाल होते हैं। उसके बाद है उनके आंतरिक कौन होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उनकी बाहरी कौन होती है एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो आप लोग अपने जो आसपास के जो पशु है और पक्षियों है, लगभग आप लोग उस पर यदि अवलोकन करेंगे कि जो अंडे देते हैं तो उनकी क्या विशेषता होती है, तो लगभग पशु जो भी अंडे देंगे तो उनका कौन जो है अंदर की तरफ रहता है, मतलब कि दिखता नहीं है एक तरह से। जो भी पशु होगा, यदि पक्षी में ही या पशु में ही आप लोग देखेंगे तो उनका कौन जो है अंदर की तरफ होता है और शरीर पर बाल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे पशु जो अंडे देते हैं उनके क्या होते हैं, कौन आंतरिक कौन होते हैं, मतलब अंदर की तरफ होते हैं एवं शरीर बाहर, मतलब कि शरीर पर बाल नहीं होते। जैसे सांप वगैरह को ही देखते होंगे आप लोग, कौन का तो पता चलता ही नहीं, शरीर पर बाल भी नहीं होता है और वह सांप क्या करता है, अंडा भी देता है। पक्षी में जितने भी, जैसे आप लोग कबूतर को देखते होंगे, मुर्गी को देखते होंगे, तो इस तरह से उनके शरीर पे बाल नहीं होते हुए तो रुई, मतलब कि रुई होते हैं और उनके कान भी जो है अंदर की तरफ होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची। तो आपको बताना है कि उस भारतीय का नाम बताना है, पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है। तो इन चारों ऑप्शन पे है, आप मतलब कि इसका जो सही जवाब जानते होंगे तो टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बछेंद्री पाल बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ा, तो इसका ऊंचाई कितना, 8,848.86 मीटर। अभी का जो है प्रेजेंट टाइम में इसका जो है हाइट इतना, जो कि 2020 में जो है नेपाल और चीन के द्वारा जो है इसका जो है मापा गया है, जिसकी ऊंचाई कितना है 8,848.86। और ये जो है बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, और ये कहाँ से है, उत्तराखंड से है। तो इस तरह से आप लोग इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है। आपको बताना है कि मणिपुर के बारे में कौन सा जो है कथन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है सही है। पहला है मणिपुर का अर्थ है जेबरों का देश, मतलब कि जेबरों का देश, यहाँ पे राज को जो है आप लोग देश के रूप में भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि जो है रत्नों का देश है मणिपुर, क्या है, एक जेबरों का देश है। ये बात भी बिल्कुल जो है सही है। उसके बाद है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, ये बिल्कुल गलत है। लावनी जो है मणिपुर का लोक नृत्य नहीं है। उसके बाद है लोकटक ताल जो है जाना जाता है कुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। लोकटक जो है एक झील भी है जो कि आपका मणिपुर में है। तो इस तरह से ए और सी जो है आपका जो है बिल्कुल, और मणिपुर बांस के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है मणिपुर का अर्थ है जेबरों का देश, सही है। उसके बाद जो है आपका लोकटक जो है झील जो है आपका एक तरह से कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो आपका ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। तो आपको बताना है कि कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। जैसे पहला यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो कार्य क्या है आप लोगों को बताना है। तो कार्य जो है क्या है, अपने को अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण के लिए हम लोग जो करते हैं वही क्या है आपका कार्य। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हाथियों से रिलेटेड है। लगभग ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, बहुत सारे जो है शिफ्टों में पूछा भी जाता है। तो हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। जैसे है
उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। जो हाथी का जो झुंड होता है, क्या उसमें हमेशा जो है 2 या 2 से अधिक नर हाथी का मतलब कि नर हाथी झुंड में होते हैं। उसके बाद है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। तो इनमें जो है आपका जो है सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा कि नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद डी में है कि उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे होते हैं। जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल मादाएं और जो है उनके हाथियों के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी नंबर और डी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा हाथियों के झुंड के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर होगा। तो उसी में से आपको बताना है कि 15.2 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 110 मीटर। तो आपको बताना है कि 15.2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। तो डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, 110 को 15.2 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। लेकिन आपको दूरी जो है किलोमीटर में करना है। तो किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से आप लोग क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब 11 और 152 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 1672। और नीचे 3 0 है तो 3 अंक के बाद आप लोग क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो 1.672 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सोनम की सहेली तारा जो है मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो सोनम की सहेली तारा जो है मिजोरम से है। तारा को जो हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो मिजोरम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप लोग यदि नहीं भी जानते हैं इसका आंसर तो आप लोग ऑप्शन से यदि देखेंगे तो मिजोरम से रिलेटेड आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो कि मिजो, लुसोई और कुकी जो है आपका, ये मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा है। तो आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम और कोयले को जो है अनवीकरणीय ईंधन, एक नवीकरणीय होता है, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और अनवीकरणीय क्या होता है, जो मानव का जो है मतलब कि जो लगातार उपयोग कर रहा है मानव, उसके मतलब कि कारण जो है एक समय ऐसा आएगा कि वो जो है उसका जो है पृथ्वी पर भंडारण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो नवीकरणीय संसाधन जो भी है जैसे पेट्रोल, कोयला, तेल, डीजल, ये सारे जो है सीमित इसका भंडारण है पृथ्वी पर, वह एक समय में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो समाप्त हो जाएगा वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो क्यों कहलाते हैं, जैसे प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, बनने में कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसको जो है बनने में कई साल लग जाते हैं। यदि एक बार समाप्त हो जाएगा फिर इसे बनने में जो है बहुत सारा दिन लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। जो पर्वतारोही होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ में जो है ऑक्सीजन जो है लेके जाते हैं, जो उसका सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसको साथ में लेके जाते हैं पीठ में लगा करके। तो क्यों लेके जाते हैं, तो ऑप्शन से आप लोगों को मिल जाएगा इसका आंसर। जैसे पहला है, खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम है। अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर उसके बाद है सांस लेने के लिए। बिल्कुल सही बात है, पर्वतारोही जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर इसलिए लेके जाते हैं सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। जैसे वो मतलब कि ऊपर जैसे वह मतलब कि पहाड़ पर जैसे ही चढ़ते हैं तो धीरे धीरे जितना ही ऊपर जाएगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या आती है, कमी आती है। तो इसीलिए वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उसे सांस लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य है। जो अरब सागर है मतलब इस तरह से आपका जो भारत का नक्शा है,
तो इस तरह से पूरब के तरफ आपका क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, और ये आपका हो गया अरब सागर। तो अरब सागर के तरफ आपको जो है बताना है, पश्चिम के तरफ जो अरब सागर है, तो इनमें जो 3 राज्यों को बताना है। तो जैसे ऑप्शन के अनुसार आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, केरल आता है, और यहाँ पे क्या होता है, कर्नाटक हो जाता है। कर्नाटक के बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्या आता है, गोवा आता है। क्या आता है, गोवा आता है, और यहीं पे गोवा के बगल में इस तरह से आपका जो है क्या आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है। तो ये सारे जो है राज्य जो है आपका कहाँ पे टच करता है, तो अरब सागर के 3 जो है भारतीय तटवर्ती राज्य है। कौन कौन, 3 यहाँ पे पूछा गया है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। तो इस तरह से ऑप्शन में आप लोग देखेंगे कि कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और केरल, ये तीनों जो है राज्य जो है आपका जो है ये इस तरह से अरब सागर के जो है तटवर्ती राज्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य। तो राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें घूंघट वाली महिला जो है नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है और कहलाता है। जो राजस्थान की जो महिला है और वह पारंपरिक मतलब कि एक नृत्य है घूंघट वाली, जिसमें महिला जो है 7 से 9 पीतल के जो है हंडी को जो है मतलब कि सर पे लेकर के क्या करती है, उसको संभालती है। तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका यदि सही आंसर होगा तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3 13 ताली। तो महिला लोग जो है 7 से लगभग 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, और ये जो है घूंघट वाली मतलब कि राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है। तो ये क्या कहलाता है, 13 ताली कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मधुबनी एक प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मधुबनी यदि बिहार से है आप लोग तो पता होगा कि मधुबनी क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो क्या झील है राजस्थान में, ये तो गलत हो जाएगा। बिहार की शॉल है, ये भी गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, ये भी गलत हो जाएगा। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, बिल्कुल सही बात है। मधुबनी जो है पेंटिंग, इस तरह से नाम आप लोग पढ़े होंगे, मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी क्या है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, और यह एक क्या है, स्थान भी है। तो मधुबनी आपका एक जिला भी है, मतलब कि जगह भी है। तो ऑप्शन नंबर डी और ई बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये एक स्थान भी है, और यह क्या है, मधुबनी एक लोक कला चित्रकारी भी है, पेंटिंग भी है। तो ऑप्शन नंबर डी और ई बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद है लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य से इस घटना में सम्मिलित है, आपको बताना है। तो पहला है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। इस तरह का जब भी मतलब कि लड़के जो है ये खेल खेलेंगे, लड़कियां वो खेल खेलेगी, तो इसमें क्या करना है, शिक्षक को एक उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच को क्या करना, विकसित करना है। उसके बाद अगला है व्यापक सौंदर्य नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, ये भी बात सही है। उसके बाद अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ को विकसित करना है, ये भी सही बात है। तो इस तरह से ए, बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब मतलब कि इस तरह का मतलब कि चित्र में दिखाया जाता है कि लड़कियां गोटियां खेलती है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, व्यापक सांस्कृतिक नजरिए एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। इस तरह से यदि पाठ में चित्र में दिया गया है तो इसका यही उद्देश्य होता है, मतलब कि बच्चों को बताना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समझ विषय जैसे ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। जैसे आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और कक्षा 2 के विद्यार्थियों को आप लोगों को क्या करना, ऋतु के बारे में पढ़ाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगा। तो आपके लिए पढ़ाने के लिए कौन सा जो है विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो आपको बताना हो। जैसे पहला संप्रत्यय ऋतु समझने के लिए चार्ट एवं पुस्तक का उपयोग करेंगे। श्याम पट पर लिखे मतलब कि लिखे विषय ऋतुओं के बाद समझाने के लिए ऋतु के वीडियो का उपयोग करेंगे। ये सारे ऑप्शन जो है उतना सटीक नहीं है। उसके बाद है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करेंगे, ये भी उतना सटीक नहीं है।
ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करेंगे। ये बिल्कुल ही सही बात। यदि उस बच्चे को ऋतु के बारे में पढ़ाना है तो पढ़ाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए, क्योंकि जिस टॉपिक को हम उस बच्चे के सामने रख रहे हैं जैसे ऋतु के बारे में, तो बच्चे को ऋतु के बारे में पढ़ने में क्या इंटरेस्ट आना चाहिए। तो उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चों की जो है भोजन की आदत, पहनने का वस्त्र और संदर्भित स्थानीय साहित्य का क्या करेंगे, हम लोग उपयोग करेंगे, ताकि बच्चे जो है आसानी से उस चीज़ों को समझ सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों की प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं, कौन सी विधि जो है सर्वथा उत्तम होगी। तो कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में जो है पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारत को प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं, कौन सा जो है विधि जो है सर्वोत्तम होगा, आप लोगों को बताना। जैसे पहला है ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन मतलब कि यहाँ पे खेल और पहेली। तो ये मतलब कि ऑनलाइन पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। इस तरह से ऑप्शन जो है आपका जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेदन पठन। उसके बाद है स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण। तो भ्रमण देखिए यहाँ पे आया है भ्रमण। उसके बाद चर्चा। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है भ्रमण को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि यात्रा जो होता है, यात्रा भ्रमण, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चे जो है प्रत्यक्ष रूप से उसमें देखते हैं, अवलोकन करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं और ज़्यादा मतलब कि अच्छे से सीखते हैं। तो बोलती इमारत जो पाठ है उसमें जो ऐतिहासिक इमारत को जो है प्रस्तुत करना है, तो इसके लिए बच्चे को क्या किया जाए, स्थानीय जो इमारत है उसके भ्रमण के लिए ले जाया जाए और उसके बाद उस पर जो है चर्चा किया जाए, तो वह बच्चा का अधिगम स्तर बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जैसे शिक्षक जो है वर्ग में आया और बच्चे को बोला कि चींटी का चित्र बनाने के लिए, तो उनमें से कुछ बच्चे ने 4 पैर बना दिए चींटी के, कुछ 6 बना दिए, कुछ 8 बना दिए। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जैसे पहला ऑप्शन है, यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर या 8 पैर नहीं होते। जैसे मतलब कि बच्चे को डायरेक्ट इस तरह से कह देना चाहिए कि चींटी के 6 पैर मतलब कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं। उसके बाद दूसरा, ये तो ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल गलत ही होगा। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वह सही है और बाकी सभी गलत। ऐसा भी शिक्षक को जो है नहीं कहना चाहिए। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद है, यही ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर, शिक्षक को क्या करना चाहिए, चींटी का चित्र दिखाना चाहिए और पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। तब बच्चे जो है बढ़िया से सीख जाएंगे कि चींटियों के कितने पैर होते हैं, क्योंकि एक तरह से डायरेक्ट अवलोकन करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रदाय प्रस्तावित करना है। इसके लिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में आपको जो है बताना है और अंतरिक्ष के बारे में इसमें सारे चीज़ों का कलेक्शन करना है, मतलब कि डाटा को कलेक्ट करना है। तो इसमें से कौन सा प्रक्रम को अनुसरण करेंगे आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसमें से जैसे आप लोग का तीसरा ऑप्शन में देखिए क्या है, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में हमें जानना है तो उनकी आत्मकथाओं को साझा करेंगे और उनकी जो मुख्य विशेषता क्या है उस चीज़ को इंगित करेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों है जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर जो है लाल गोले बने हुए हैं। जैसे आप लोग कोई चिप्स वगैरह खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि पैकेट जो इस तरह से जो होता है
तो पैकेट में जो है कहीं पे यहाँ पे कोनों पे जो इस तरह से चौखुट ऐसे बना हुआ रहता है, उसमें कहीं कभी लाल रंग रहता है, किसी में लाल हरा रंग रहता है। तो वह किस चीज़ के बारे में बताता है, उसी के बारे में इसमें पूछा। तो अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट को देखकर उन्हें शाकाहारी तथा या अथवा मांसाहारी सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि इसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो शिक्षक ने बताया कि कुछ पैकेट में जो है हरे गोले होते हैं, कुछ लाल होते हैं, और शिक्षक ने बताया क्या कि जो लाल वाला गोला होता है वह मांसाहारी का प्रतीक है, जो हरा वाला गोला होता है वह शाकाहारी का प्रतीक है। और इसी तरह से शिक्षक ने बच्चों को जो कुछ मतलब कि पैकेट दिया और उसको क्या किया, उसको बोला कि आप लोग सूचीबद्ध कीजिए। तो इससे क्या लाभ मिलेगा, तो इससे क्या लाभ मिलेगा कि बच्चे जो है पहचानने के लिए सीख जाएंगे और उसका जो है सूचीबद्ध करेंगे तो उसका वर्गीकरण करने के लिए सीख जाएंगे। तो इससे पहचान बढ़ेगा और क्या होगा, बच्चे में वर्गीकरण का गुण बढ़ेगा और अलग अलग बच्चे कर सकते हैं। तो पहचान और वर्गीकरण ए और डी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे। जैसे पहला, विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों पर घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, कक्षा से संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। उनके बाद है घर पर समाचार पत्र पढ़ने को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। ये भी ऑप्शन आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या है, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के जो है समकालीन जो मुद्दे हैं उससे परिचित हो जाएंगे बच्चे आसानी से। कैसे, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन अपने जो है अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है। जॉन क्या कर रहा है, अपने हाथों से जो है जंतुओं की जो है परछाई बना रहा है। वह विद्यार्थियों से यह अंदाज़ा लगाने के लिए मतलब कि अंदाज़ा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो जॉन जो है अपने हाथों की सहायता से जंतुओं का परछाई बना रहा है। वह विद्यार्थियों से यह अंदाज़ा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। तो इस गतिविधि से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। इस गतिविधि में आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया शामिल है। जैसे अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष, वर्णन। तो जॉन जो है मतलब कि हाथ से जो परछाई बना रहा है तो उसमें जो है जंतु का, तो किस जंतु का फिगर बन रहा है, चित्र बन रहा है, तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। जैसे इससे अनुमान लगेगा, अवलोकन हो जाएगा और उसके जो है एक निष्कर्ष निकलेगा कि किस जानवर का फिर मतलब कि चित्र बन रहा है। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी। तो ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत या संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है मतलब कि बहुत सारे विषयों का जो एक एकीकृत विषय है। तो पर्यावरण अध्ययन यदि हम लोग पढ़ लेते हैं उसमें विभिन्न सारे विषयों को हम लोग जो है पढ़ लेते हैं एक ही साथ। जैसे कि साइंस में सभी प्रकार का साइंस, जितना कि भौतिक शास्त्र है, वो रासायनिक शास्त्र हो गया, उसके बाद जीव विज्ञान हो गया, इधर आपका जो है भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, तो मतलब कि समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र हो गया। तो इस तरह से सारे विषय को हम लोग एक विषय यानी कि पर्यावरण अध्ययन में पढ़ लेते हैं, इसीलिए यह एकीकृत विषय कहलाता है। तो यह किस बात को दिखाता है, तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। किसमें, पर्यावरण अध्ययन में, इसीलिए यह एकीकृत विषय है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं।
चौकोर क्यों नहीं। तो ऋणी जो है अध्यापक से पूछता है कि पौधे के जो तने गोल क्यों होते हैं, यानी कि चौकोर क्यों नहीं होते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए, इस बारे में जो है अध्यापक को क्या बताना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन है, अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। क्या शिक्षक होने के नाते आप बच्चों से ये बात बोलेंगे कि आप मतलब कि इस चीज़ों को अभी नहीं सीखना है, जब बड़े क्लास में जाएंगे वहाँ सीखना। ये बिल्कुल ही गलत बात है। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। तो उसके बाद और ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। ये बात सही है, मतलब कि जो शिक्षक है तो उसको जो है यह समय देना चाहिए बच्चे को कि वो मतलब कि खुद से मतलब कि सोचे और उसमें चिंतन करे कि उसके जो है तने गोल क्यों होते हैं। तो उसको जो है सोचने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने के लिए ले जाना चाहिए। ये सही बात है, बाग में घूमने यानी कि भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। तो वैसे भी आप लोगों को बताया जाता है बार बार कि भ्रमण जब भी आता है तो वह ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी और डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो सी और डी किस में है, तो 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकता है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में यदि बताना है तो उसके लिए कौन सा जो है विधि जो है ज़्यादा मतलब कि प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा। जैसे पहला है चौक एवं टॉक विधि, तो ये तो उतना सटीक है नहीं। व्याख्यान विधि, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए भूमिका निर्वहन विधि, ये जो है ज़्यादा पर्यावरण अध्ययन को यदि बताना है तो उसके लिए जो ज़्यादा प्रभावी होगा। उसके बाद कहानी सुनाना, कहानी सुनाकर ये भी जो हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में किसी भी टॉपिक को अच्छे से बच्चा को समझा सकते हैं। तो आपका सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसी मिष्टी दोई। तो कुछ विद्यार्थियों मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। तो एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक विद्यार्थी को जो है उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। तो पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। तो कुछ विद्यार्थी जो है मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते, तो इसके लिए आप जो है क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे। उसके बाद है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। विद्यार्थियों को जो मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों को जो है मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे तो उससे जो है बच्चे जो है समझ लेंगे कि मिष्टी दोई क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की विशेषता है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो है एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावात्मक कौशलों को विकसित करना। ये ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल ही सटीक है। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषता क्या होगा। तो इसमें जो है सामाजिक और भावात्मक कौशलों का क्या होता है, विद्यार्थियों में सामाजिक और भावात्मक कौशलों को विकसित करना, ये उसका जो उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तत्व को सर्वोत्तम व्याख्या है या करता है। जैसे पहला है सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है। तो उसके बाद अगला ऑप्शन है विचारों और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। उसके बाद अगला है आपका प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है। उसके बाद है आपका प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, विचारों और अनुभवों को जो है दूसरों के साथ साझा किया जाता है। जब भी मतलब कि समूह चर्चा किया जाता है किसी भी टॉपिक पर, तो उसमें क्या होता है, एक बच्चा जो है दूसरे बच्चा को अपने भावों और विचारों को, क्या अनुभवों को क्या करता है, साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग इसमें जो है 30 क्वेश्चन कवर किए। तो आप लोग चैनल पे अभी तक नए हैं तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।